कल ही हेडिंग बनवाई थी तुम लास्ट में जाते जाते कि लोकतंत्र लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। यूपीएससी ने यहाँ तो सवाल बना चुका, एक तो लोकतंत्र हो, एक लोक सेवाएं हो, एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। कंप्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट हैं। सप्लीमेंट का मतलब संपूरक। एक तो पूरक हो, उससे बड़ी चीज़ है संपूरक। समझ में आया बात है? लोकतंत्र लोक सेवाओं के बिना लोकतंत्र चल सकता, समझ आएगी? लोकतंत्र ना लोक सेवाओं के बिना चल नहीं सकता। लोकतंत्र और लोक सेवाएं दोनों साथ साथ लेकर चलना होगा। लोकतंत्र लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक है। जो लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के हैं पूरक, तो लोकतंत्र हो लोक सेवाएं। ये हेडिंग बनवाई थी, ठीक। इसके अंदर तो जब तुम हेडिंग तो बनाई थी तुम इसके अंदर लिखो, इस बात को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक कैसा, ठीक। लिखो इसके अंदर लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, लोक सेवाओं लिखो। लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं की भूमिका, लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं की भूमिका सहभागी होती है। सहभागी, एक दूसरे का पार्टिसिपेशन है, सहभागी होती है। लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं की भूमिका सहभागी होती है। लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं की भूमिका सहभागी होती है। इधर देखो, लोकतंत्र है, ये लोक सेवाएं। लोकतंत्र और जो लोक सेवाएं है ना, जैसे जैसे स्वरूप बदलता रहता तो इस ऐसे ही अपना चरित्र बदलती रहती है, करैक्टर बदलती रहती है। लोकतंत्र और लोक सेवाएं स्वरूप बदलने के साथ साथ अपना चरित्र बदलती रहती है। समझ में आएगा? परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। लिखो अगली लाइन, लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं। ऐसा नहीं, ऐसे लिखो लोकतंत्र, ऐसे लिखो जैसे लोकतंत्र बदल जाएगा ना लोक सेवाएं बदल जाएगी। ऐसे लिखो लोक सेवाएं, लोक सेवाएं लोकतंत्र के बदलते स्वरूप के अनुसार। लोक सेवाएं, लोक सेवाएं लोकतंत्र के बदलते स्वरूप के अनुसार अपना चरित्र बदलती हैं, अपना चरित्र बदलती है। लोकतंत्र लोक सेवाएं लोकतंत्र के बदलते स्वरूप के साथ अपना चरित्र बदलती हैं। क्या बदलती हैं? ठीक, जरूरी भी है, देख लो इधर ध्यान से देख लो। लोकतंत्र और लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक ही नहीं है, सहभागी हो। लोकतंत्र सहभागी का मतलब लोकतंत्र के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व लोक सेवाओं के बिना है नहीं। आज समझ लो, और लोकतंत्र का लोक सेवाओं के बिना नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड, इनके साथ साथ चलती होंगी। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर बताया गया कि जो लोकतंत्र है ना वो बदलता रहता है। लोकतंत्र कभी भी जैसा नहीं रहता। लोकतंत्र धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी यही खास बात हो, वो धीरे धीरे आती है। लोकतंत्र की यही खास बात हो। तो लोकतंत्र जैसे बदलता रहता होगा ना, ऐसे ही लोक सेवाएं अपना चरित्र बदल देती है। ठीक, उसके बाद और ये ना लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। लिखो, जो कि सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, जो कि सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो कि सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। जो कि सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लिख लिया? लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के संपूरक हैं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के संपूरक हैं। संपूरक भी बता दिया? अच्छा, ये तो पूरा ही बताया था, इतना गहराई में घुस गए। अब देखो, लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं एक दूसरे के पूरक है क्यों? जब तुम लोकतंत्र की बात करते हो, संपूरक होने का मतलब क्या हो? संपूरक होने का मतलब क्या हो? संपूरक होने का लोकतंत्र और लोक सेवाएं एक दूसरे के संपूरक है। तो यहाँ दो पक्ष दिखाई देंगे तुम्हें। एक तरफ तो दिखाई देगा तुम्हें सैद्धांतिक पक्ष। कौन सा पक्ष? सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष, थियोरटिकल पोर्शन।
और जब सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे हम लोकतंत्र की बात करेंगे। जब लोकतंत्र की बात करेंगे, जब भी हम लोकतंत्र की बात करने वाले होंगे तो इसमें देखो 6 सह की बात करेंगे। 6 बार सह लिखवाया था मैंने तुमको। लोकतंत्र, लोकतंत्र में किसकी बात करेंगे? 6 सह। ये 6 सह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 6 सह है। इस जिसमें 6 बार जो सह था इसका मतलब भी बताया था तुम्हें। पहले वाले सह का मतलब क्या बताया था? सहभागिता। सहभागिता, सहभागिता ये लोकतंत्र के लिए जरूरी हो नहीं होता। जहाँ सहभागिता होगी कह सकते हैं उस देश के अंदर लोकतंत्र होगा। दूसरे नंबर पर बताया था, दूसरे नंबर स्वतंत्रता बताया था नहीं, स्वतंत्रता। उसके बाद कहाँ जिस देश के अंदर भी स्वतंत्रता होगी पक्का लोकतंत्र होगा। दूसरे नंबर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, राज्य के और जो केंद्र है ना उसके केंद्र के राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी, समन्वय होना जरूरी है, समन्वय, समन्वय। उसके बाद 3 हो गए। चौथे नंबर पर समानता। समानता के बाद क्या बताया था? संवेदनशीलता होनी चाहिए। जिस देश के अंदर, जिस देश की सरकार संवेदनशील होगी ना कह सकते हैं वहाँ लोकतंत्र होगा। अभी लोकतंत्र के बारे में चल रहा है, इधर लोक सेवाओं के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट कैसे, पूरक कैसे। उसके बाद क्या बताया था? समानता के बाद सहिष्णुता। सहिष्णुता कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो। उसके बाद 6ठे नंबर पर लिख दो संवेदनशीलता। संवेदन, ये पॉइंट तुम्हें जहाँ दिखाई देंगे ना कह सकते हैं उस देश के अंदर, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर, वो उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर वो लोकतांत्रिक कार्यों पर संचालित होगा। समझ में आया बात? ये ऐसे कह सकते हैं वहाँ लोकतंत्र होगा। ये लोकतंत्र की कुछ आवश्यक शर्तें ये बताई गई थी, तुम्हें बताई गई थी। अब उसके बाद ये तो हमें सैद्धांतिक पक्ष पढ़ा। कौन सा पक्ष? ठीक, हम कहते हैं लोकतंत्र और लोकसेवा एक दूसरे के संपूरक। इस बात को हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ देख रहे, ये तो लोकतंत्र की खास बात हो, लोकतंत्र की। इधर आ जाओ साइड में। अब एक हो व्यवहारिक पक्ष। कौन सा? व्यवहारिक पक्ष। अब जब व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे ना तो यहाँ इसे 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे व्यवहारिक पक्ष को। एक तो हो कार्य के आधार पर, एक हो उद्देश्य के आधार पर। कार्य के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। कि जो लोक सेवाएं होंगी उनका क्या क्या कार्य क्या क्या होगा। समझ में आई बात? है उनका उद्देश्य क्या होगा कार्य के आधार पर। उनका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। अच्छा, कार्य और उद्देश्य में अंतर क्या हो? एक तो कार्य हो, एक उद्देश्य हो। मेरा कार्य क्या है, दूसरा मेरा उद्देश्य क्या है। कार्य मेरा पढ़ना, उद्देश्य मेरा सिविल सर्विस। समझ में ये बात है? जो उद्देश्य होना हमेशा वो पवित्र हो, ऐसे मान के चलते हैं। जो उद्देश्य होना हमेशा वो क्या हो? पवित्र। ठीक, जो उद्देश्य हो हमेशा वो पवित्र हो, और जो कार्य हो ना वो नकारात्मक भी हो सकता हो। समझ में बात है? जब एथिक्स पढ़ाई जाए, सारी चीजें एथिक्स में पढ़ाई जाए, जो उद्देश्य हो हमेशा कैसा होगा? पवित्र होगा। लेकिन जो कार्य होगा हमारा नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे तुम्हारा सिविल सर्विस उद्देश्य प्राप्त करना हो सकता है, तुम पेपर लीक करवा लो, आया समझ में। लेकिन कार्य तो तुम्हारा नकारात्मक हुआ ना, तो कार्य नकारात्मक हो सकता है, उद्देश्य कभी नकारात्मक नहीं होना, वो हमेशा पवित्र होगा। समझ में बात है? ठीक, तो जो कार्य के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, जो ब्यूरोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जो लोक सेवक हो, समझ में, जो लोक सेवाएं हो। जब मैं लोक सेवाओं की बात कर रहा है, जरूरी नहीं मैं नौकरशाही की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से हम नौकरशाही को इंडिकेट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और लोक सेवक की जब हम बात करें ना, भारत के अंदर जितने भी कर्मचारी ना सबकी बात कर रहे हैं हम। समझ में आया बात? या क्योंकि लोक सेवक, जनता के सेवक, सब जो सरकारी नौकरियों में ना जो जिसे वेतन प्राप्त हो रहा है वो सब लोक सेवक। जो लोक सेवक होगा ना वो जनता की सेवा करता होगा। जो जनता की सेवा करता होगा, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जहाँ जनता की बात होगी वहाँ लोकतंत्र की बात होगी, जहाँ लोकतंत्र की बात होगी वहाँ लोक सेवाओं की बात होगी। अगर लोक सेवाएं नहीं होगी तो जो लोकतंत्र होंगे ना, लोकतंत्र वो खोखला होगा। अगर लोक सेवाएं नहीं होगी, अगर लोक सेवाएं अपना सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, ईमानदारी से, नैतिकता के आधार पर संचालित नहीं होगी, अपना क्रियान्वयन, नीतियों के क्रियान्वयन नहीं कर रही होगी, अपनी ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही होगी, तो समझ जाओ लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा। लोकतंत्र पर खतरा मंडराता रहता है। क्यों? इनके कारण, लोक सेवाओं के कारण। इसलिए हम पढ़ रहे हैं लोक सेवाओं को, तो लोक सेवाओं को पढ़ना जरूरी। और लोक सेवाओं की जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं ना तो किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं नौकरशाही की। नौकरशाही भी तो एक प्रकार की लोक सेवा ही है। सारी की सारी लोक सेवाएं ना नौकरशाही नहीं हो सकती, लेकिन सारी नौकरशाही ना एक प्रकार की लोक सेवाएं हो सकती है। ये बात बताई गई थी तुम्हें, ये बात तुम समझाई गई थी, नहीं समझाई गई थी क्लास में? उसके बाद हम यहाँ पढ़ रहे कार्य के आधार पर। अब सवाल है जो लोक सेवक उनका क्या कार्य क्या हो उनका। तो यहाँ अब यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, इसके अंदर तुम्हें समझाता चल जाऊंगा इसका क्या क्या कार्य हो। ये तुमने बनाया क्या? बनाया तुमने? बनाओ, बनाओ, बनाओ। नीति निर्धारण करना काम हो उसका। नीति निर्धारण नंबर 2। नीति निर्धारण के बाद नीतियों का क्रियान्वयन काम हो उनका। नीतियों का क्रियान्वयन,
नीतियों का क्रियान्वयन होगा, उसके बाद होगा नीतियों का मूल्यांकन, नीतियों का मूल्यांकन, उसके बाद इनका काम होगा फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य, फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य। आगे से हट जाओ, नहीं हटता जाओ, जो करना कर लो। आपदा प्रबंधन करना भी इनका ही काम हो, आपदा का प्रबंधन करना। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण ये बताएगा। ठीक, चलो उतारो, ये समझाते हैं तुम, जाओ समझो। हमने कहा कि भाई जो लोकतंत्र हो और लोक सेवाएं हो ये दूसरे के संपूरक हो, कंप्लीमेंट हो, ऐसा क्यों कहा हमने? ठीक है, समझना, इसे प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसा हो क्यों। देखो, जो इधर तो हमने पढ़ लिया कि जो लोकतंत्र हो तो दो पक्ष इसके संपूरक होने के, एक तो सैद्धांतिक पक्ष, एक कौन सा पक्ष? व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष की जब हम बात करेंगे लोकतंत्र की बात करेंगे। अब जो लोकतंत्र की बात करने वाले होंगे इसमें छह शाखों जरूर इंडिकेट करते हैं। एक शाखा मतलब सहभागिता, जहाँ सहभागिता नहीं लोकतंत्र नहीं, स्वतंत्रता नहीं लोकतंत्र नहीं, समन्वय नहीं लोकतंत्र नहीं, समानता नहीं लोकतंत्र नहीं, सहिष्णुता नहीं लोकतंत्र नहीं, संवेदनशीलता नहीं लोकतंत्र नहीं। इधर जाओ व्यवहारिक पक्ष, जहाँ हम लोक सेवाओं के बारे में समझाएंगे। किसके बारे में? इसके दो पक्ष। किसके बारे में समझेंगे? लोक सेवाओं के बारे में। इसे कितने पक्ष? दो। एक तो कार्य के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर। जब कार्य के आधार पर पढ़ रहे होंगे तो इनका जो लोक सेवक हो, लोक सेवाएं हो, इनका कार्य हो क्या, कार्य क्या है इनका, यही इनका व्यवहारिक पक्ष। व्यवहार में कर क्या रहे हैं, फिर इनका उद्देश्य है क्या, पहले ये समझ लो इनका कार्य क्या हो। नंबर फर्स्ट, नीति का निर्धारण करना भी इनका ही काम हो। आज नहीं तो कल तुम पब्लिक नौकरशाही में जब चले जाओगे ना तो तुम, मैंने बताया था ये डीएम अनेक प्रकार का पद हो, इतनी आसानी से तुम डीएम पर नहीं बैठाया जाने का। जैसे तुम चले जाओगे, ये मान लो यूपी के अंदर, यूपी में चले गए तुम, और यूपी में चले गए, ये दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट था, तो दिल्ली गवर्नमेंट से यहाँ तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा, ऐसा ऐसा। जब यहाँ आओगे यूपी के अंदर तो नीतियों का क्रियान्वयन करोगे। जब दिल्ली सरकार के पास बुला ले जाओगे तो नीतियों का निर्धारण करोगे। तो नीतियों का निर्धारण करने का काम भी इनका ही हो। लोक सेवाओं के अंदर जो अधिकारी हो ना, उनका काम नीति का निर्धारण करना हो। नीति का निर्धारण करना ही नहीं, नीतियों का क्रियान्वयन करना भी हो। और क्रियान्वयन भी ऐसा है नहीं, सुनिश्चित क्रियान्वयन होना चाहिए, सुव्यवस्थित क्रियान्वयन होना चाहिए। आए समझ लो, ऐसा क्रियान्वयन होना चाहिए। इतना ही नहीं, नीतियों का मूल्यांकन भी करना इनका ही काम हो। जाओ देखो, एक बार जाकर देखो कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कार्ड बांटे गए थे उनके तहत कार्य हो भी रहा कि नहीं। क्रियान्वयन मतलब मूल्यांकन भी करना, सही है, सही क्या, गलत क्या, ये भी पता करना, ये भी इनका ही काम हो लोक सेवकों का। इतना ही नहीं, फीडबैक भी लेना। फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य, ये फीडबैक तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। फीडबैक भी लेना। फीडबैक का मतलब बता क्या, जो जनता के लिए जो कार्य किया गया था उनसे फीडबैक भी लेना। अब तो सारा काम तो है जनता का ही हो रहा है। लोकतंत्र में किसकी बात करते हैं? जनता की। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक नहीं होंगे। ये सारा काम किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए नहीं हो रहा, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? संपूरक। ये कौन सा पक्ष? सैद्धांतिक पक्ष। ये कौन सा पक्ष? व्यवहारिक पक्ष। कितने? ये किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। ये किसके बारे में? लोक से। कहीं ना कहीं इसके अंदर भी लोकतंत्र की खुशबू आती दिखाई दे रही, क्योंकि हम यहाँ इंडियन जनता की बात कर रहे हैं। इसके अंदर तो लोकतंत्र की बू आ रही नहीं आ रही, ऐसी लगती। ठीक, आगे चलो। नीतियों का मूल्यांकन, फीडबैक भी लेते, फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। आपदा प्रबंधन के समय कार्य नहीं करते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो देखो सारे के सारे जो डीएम थे वहां के किस तरह सशक्त हो चुके थे। समझ में आया बात? ये लोक सेवक का तो काम हो तो आपदा प्रबंधन के रूप में कार्य करते हैं। आपदा का प्रबंधन करना भी इनका ही काम हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में भी है, जीएस 3 में पढ़ेंगे सर। उसके बाद वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना। देखो, पहचानो, देखो हम तुम्हारे यहाँ कौन सा वंचित वर्ग, उसका सशक्तिकरण करने का काम भी लोक सेवकों का ही हो। और ये सारी जिम्मेदारी लोक सेवाओं को दी गई। समझ में आया बात? और लोक सेवाएं कौन सी?
यहाँ हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो नौकरशाही की बात कर रहे हैं यहाँ। समझ में आया बात? या नौकरशाही को केंद्र में रखते हुए सारी बातें कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब समझते हैं उद्देश्य के आधार पर कि उद्देश्य क्या हो उनका। समझ में आया बात? या उद्देश्य के आधार पर इनका व्यावहारिक पक्ष काम क्या, उद्देश्य क्या हो उनका, जो लोक सेवाएं हो इनका उद्देश्य क्या हो, ये समझना चाहते हो। यहाँ तक लिख लेगा तुम ना, इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वर्ड क्लियर करने की कोशिश करूँ ना, नाम सुना था प्रत्यायोजन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पढ़ाया गया होगा, वो तो याद ही नहीं है, इतना कहाँ मान। चलो मैं समझाता हूँ। क्या चलो इधर देखो, इस वर्ड का क्या मतलब है, वो प्रत्यायोजन का, इसका मतलब बताओ पहले। अभी हम उद्देश्य के आधार पर पढ़ने वाले, उद्देश्य के आधार पर लोक सेवाएं। प्रत्यायोजन क्या हो, प्रत्यायोजन का मतलब पता क्या हो, और समझते प्रत्यायोजन क्या हो। प्रत्यायोजन का मतलब हस्तांतरण। अभी समझ में आया, दूसरा उदाहरण बताओ। चलो आसान भाषा में बताओ, मान लो मेरी शादी हुई, ठीक, लोग आए खाना खाने, इसे समझ, लोग आए खाना खाने। अब जो लोग खाना खाने आए और हमने ना 5 लोगों की इनवाइट करा, कितने, 5-6 लोगों को बस, जो खास मेरे दोस्त कैंडिडेट थे उन्हें भी इनवाइट करा, बाकी किसी को नहीं, ना कोई लड़के घर वाले ना कोई लड़के घर वाले, बाढ़ में जाओ। आए समझ में, कोई दिक्कत? कितने कैंडिडेट, 5 वकील थे, ठीक है, केस बहुत तगड़ा था ना। आए, खाना बनाया गया, हलवाई द्वारा खाना बनाया गया, ठीक, उन्होंने खाना खाया, ठीक, खाना खाने के ज़्यादा बाद जैसे खाना खा के चले गए ना, तो पता क्या बोल रहे, खाना बड़ा मस्त था, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया था। खाना मैंने बनाया था, किन्होंने बनाया था, हलवाई ने। अगर मैं खाना खुद बनाता तो मैं व्यस्त ना हो जाता, बिजी ना हो जाता। इसका मतलब पता क्या, 2 कारण हो सके। नंबर फर्स्ट, क्या तो मेरे पास खाना बनाना नहीं आता होगा, दूसरा क्या मेरे पास समय का अभाव होगा। समझे? ठीक, समझे क्या कहने को उसके जा रही। नंबर फर्स्ट, क्या तो मेरे पास खाना बनाने आता होगा, वो टेक्निक्स नहीं आती, तकनीक नहीं होगी मेरे पास, या दूसरे नंबर पर मेरे पास समय का अभाव होगा। 2 कारण नहीं होंगे, इसलिए तो मैंने हलवाई को बुलाया। समझ में? लेकिन अब खाने के अंदर प्रॉब्लम होगी, लोग हलवाई को कहेंगे कि मुझे कहेंगे। अच्छा, तो मैंने अब अपना जो डेडिकेशन किसे सौंप दिया, हलवाई को। आया समझ में? लेकिन उसके अंदर कार्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, प्रभाव किस पर पड़ेगा, इतनी बात बताओ, समझ में आएगी? कोई दिक्कत नहीं आता? न्यायपालिका का नाम सुना? न्यायपालिका के पास इतने सारे केस पेंडिंग, इतने सारे, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इस सारे के सारे केस किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जिनकी देखरेख करती हो। इसके लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल, जो बोलते हैं न्यायाधिकरण, उन्हें सौंप देते हैं केस। ये अब ये ना जो इस क्रिया को तुम प्रत्यायोजन बोलते हैं, हस्तांतरण कर देना, हस्तांतरित करना, अपने केस अपना काम दूसरों पर करवाना, इसे बोलते हैं अपना काम दूसरों पर करवाना। इतनी बात बताओ जो समझ में आई। अब जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, ये हस्तांतरण काम करते हैं, और इनके बारे में समझते हैं ये कैसे हस्तांतरण काम करते हैं। लेकिन कार्य सही होगा या गलत होगा, इसकी जिम्मेदारी नेता लोग लेते हैं। आया समझ? लोग गाड़ी किसे देते हैं, मोदी को। आई अधिकारी को देखो, किसे देते हैं, मोदी देते हैं गाड़ी। बात समझ में आ रही है? हल्का मैचिंग करने को समझ रहा हूँ। चलो आजा समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यायोजन समझ लो, प्रत्यायोजन हो क्या, प्रत्यायोजन में हो क्या, प्रत्यायोजन में मेन चीज हो अभाव। क्या? अभाव। और अभाव पता किस चीज का, क्या तो तकनीक का अभाव होगा। किसका? टेक्निक्स नहीं होंगे मेरे पास खाना बनाने की, तकनीक का अभाव होगा। तकनीक का अभाव नहीं होगा तो फिर समय का अभाव होगा। किसका? ठीक, समय के अभाव के कारण ना मैं ना एक व्यक्ति को अधीनस्थ करूंगा, अधीनस्थ, अपने जिसे मैं अधीनस्थ करूंगा, जिसे चुनूंगा वो खाना बना कर देगा। समझ गए तुम? ठीक, अभी खाना वाले एग्जाम्पल लेगा तो आसान तरीके से समझो। अधीनस्थ, जो मेरा अधीनस्थ होगा वो उस कार्य को कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा वो?
क्योंकि मेरे पास समय का अभाव हो, समय का नहीं अभाव होगा तो मेरे पास तकनीक का अभाव होगा, तो इस कार्य को कर रहा होगा। इस कार्य को इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन, यानी अपने कार्य को दूसरे पर हस्तांतरित कर देना ही प्रत्यायोजन कहलाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास तकनीक या समय के अभाव के कारण। ये ऐसा काम कौन करता होगा? ऐसा काम कौन करता होगा? या तो कोई व्यक्ति करता होगा, व्यक्ति नहीं करता होगा तो फिर संस्था करती होगी, संस्था नहीं करती होगी तो फिर सरकार करती होगी। दोबारा फिर व्यक्ति करता होगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वर्ड है, इतनी आसानी से समझ में आते, तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। किसी व्यक्ति, संस्था, किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के द्वारा तकनीकी या समय के अभाव के कारण अपने कार्य को दूसरे पर हस्तांतरित कर देना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। समझ गए? दोबारा बताओ। संस्था, किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार के द्वारा अपने कार्य को तकनीक या समय के अभाव के कारण दूसरे अपने अधीनस्थ व्यक्ति पर हस्तांतरित कर देना ही प्रत्यायोजन कहलाता है। प्रयोजन नहीं, प्रत्यायोजन। ठीक। अब बताओ, अब सरकार अगर ऐसा कर देगी, ये बताओ, अगर सरकार ने कहा भाई तुम एक काम करो, ये प्रशासनिक अधिकारी ये करेगा मेरा कार्य, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य सही होगा या गलत होगा, प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होनी। प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसके द्वारा डेलीगेट हस्तांतरित किया गया, जिसके द्वारा कार्य दिया गया, उसे बोलते हैं डेलीगेट करना। डेलीगेट जिसके द्वारा कार्य दिया गया, उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिसके यहाँ बारात में खाना खान गए ना तुम, जो मालिक आया समझ लो, उसकी जिम्मेदारी होगी खाना अच्छा बना है कि नहीं बना। लोग उसे गाली देंगे, हलवाई गाली देंगे। समझ में आ बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। अब प्रत्यायोजन के बारे में समझते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ। ये जो हमारा सरकार हो, सरकार के कितने अंग हो? 3 अंग हो। एक तो हमारा विधायी पालिका, दूसरे नंबर पर पालिका बाजार। सुना पालिका बाजार नाम? दिल्ली की बहुत बड़ी मार्केट है। विधायी पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कितने हो सरकार के अंग? 3 हो। ये कौन सी कार्यपालिका हमारी 2 हो जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं। एक तो हो राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें नेतागण होते हैं, एक को प्रशासनिक कार्यपालिका। जितने भी ये IAS अधिकारी काम कर रहे हैं, ये प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। नंबर फर्स्ट राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरे नंबर पर जाओ प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। अब बताओ जितने भी IAS अधिकारी आएंगे कौन से, किस कैटेगरी में आएंगे? राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। इतनी बात बताओ, समझ में आएंगे? कोई प्रॉब्लम? जितने भी प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे किसके द्वारा किए जाएंगे? ठीक। अब बताओ जो विधायी पालिका विधियों का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? विधियों का निर्माण करती है, तो इनकी जरूरत पड़ती होगी। इनको तो एडवाइस तो लेते ही होंगे, इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रशासनिक यानी की जरूरत पड़ेगी राजनीति, ये बनाएंगे पॉलिसी। ऐसे समझो। तो जब अभी बताओ जो विधायी पालिका अपने कार्यों को किस पर हस्तांतरित कर देती होगी? ठीक। जब विधायी पालिका अपने कार्यों को अभाव के कारण, क्यों? क्योंकि इनके पास पता क्या, इनके पास अभाव हो, समय का अभाव नहीं है इनके पास, नहीं, तकनीक का, ज्ञान का अभाव है इनके पास। जब इनके पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैंने क्या कहा था, अभाव होना चाहिए किसी न किसी चीज का। क्या तो तकनीक का यानी ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव के चलते ये अपना कार्य इन पर सौंप देते हैं। इस क्रिया को पता क्या बोलते हैं? इस बोलते हैं प्रत्यायोजन विधान। पता लग गया ना? इनके पास क्या नहीं है? ज्ञान का क्या इसके पास? अभाव। इसे बोलते हैं प्रत्यायोजन विधान। पता लगा प्रत्यायोजन विधान किसे कहते हैं? वो दिक्कत यहाँ तक आ जाओ। ये न्यायपालिका नहीं है, क्या है? अब जो न्यायपालिका ना, ये न्यायपालिका ना इतने सारे केस पेंडिंग है, कहते हैं आज भी 3 करोड़ केस न्यायपालिका के अंदर पेंडिंग है।
3 करोड़ केस ना आज भी न्यायपालिका के अंदर पेंडिंग है, इसलिए इतने सारे केस को देख ही नहीं सकती हो। तो वो क्या करेगी, जो न्यायपालिका ना अपने कार्य को हस्तांतरित कर देगी, अपने कार्यों को जब हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देगी अपने कार्यों को किसके, अपने अधीनस्थ के माध्यम से। वो अधीनस्थ कौन होगा, उसी का ही नाम है न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण इसे बोलते प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक, इन्हें तो बोलते हैं अर्धन्यायिक निकाय। ये तो जो केस को देखते हैं, जिसे हमने बनाया हुआ एनजीटी बना रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बना रखा हमने 2010 में बनाया था। उसका काम ये पर्यावरण से संबंधित जितने मामले होंगे ना, इसके अंदर नहीं जाने की जरूरत है, जो प्राधिकरण बना रखा है ना उसके पास चला जाओ, वहाँ भी तुम्हारा न्याय मिलेगा पर्यावरण से संबंधित मामला। इससे क्या होगा, जो न्यायपालिका ना उसको बोझ कम पड़ जाएगा। न्यायपालिका ने अपना काम इसे दे दिया, न्यायाधिकरण को दे नहीं दिया। आए समझ में, मैंने अपना काम किसे दे दिया, हलवाइयों को, इसने अपना काम किसे दे दिया, न्यायाधिकरण को। बर्डन कम हुआ नहीं हुआ, बोझ कम हुआ नहीं हुआ, ये सुन नो, इतनी बात बताओ। विधायपालिका ने अपना काम किसे दे दिया, प्रशासनिक कार्यपालिका। तो ये बता दो मुझे, प्रशासनिक जो कार्यपालिका हो वो अच्छी भूमिका निभा रही नहीं निभा रही लोकतंत्र में। और ये न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, ये सब किसका अंग हो, लोकतंत्र की तो भाग हैं। तो लोकतंत्र का बताओ, लोग इन सबको इस डायग्राम को देखने के बाद तुम्हें खुद ही महसूस हो रहा नहीं, अगर प्रशासनिक कार्यपालिका ना हो तो समझ में, तो फिर ये तो इसका तो ऐसी तैसी हो जाने वाली। इनका तो कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। ये तो एक एक शब्द ना, ये जो विधायपालिका के अंदर बैठे हुए हैं, विधायपालिका जो कानून बनाने वाले, ये तो अपना कानून ही इन पर बनवाते हैं। इनका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो कौन सी रैंक का अधिकारी हो, आईएएस रैंक का अधिकारी हो, सारे के सारे में दिग्गज लोग हों। समझ में आया बात, यह इतनी बात बताओ समझ में आई। इन सबको देखने के बाद पता हो रहा है कि लोकतंत्र और जो लोक सेवाएं ना एक दूसरे के पक्का संपूरक है। बिना ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, लोकतंत्र के। अगर लोकतंत्र के अंदर आप इसे हटाओ प्रशासनिक कार्यपालिका को, देखो इसका क्या हाल हो जाने वाला, विधायपालिका कहीं से कानून बनाओगी। समझ में आई बात, है विधिक जानकार तो यहाँ बैठे हुए अच्छे विधिक जानकार, समझ में आया बात, है अच्छे विधिक जानकार। जो जितने भी न्यायाधिकरण हो उनके जो हेड हो वे सारे आईएएस अधिकारी को तो बनाया जाओ, और किसे बनाया जाओ, बहुत बड़ी पोस्ट, एक बार अंदर एंट्री तो मार जाओ। समझ आई बात, किसी तरह सिलेक्शन ले लो। इतना अपॉर्चुनिटी ना जिंदगी में कहीं नहीं मिलने की। 1 2 साल 3 साल का कोई महत्व नहीं जिंदगी में, जाने दो, बस हर दिन अच्छी तरीके से बीतना चाहिए। एक दिन को टारगेट बनाकर हिट करो। समझ में आया बात, है सोचो आज भी तो, आज एक दिन सोचो आज 1 घंटा और बढ़ाते पढ़ेगा। समझ में आया बात है, जितना बढ़ाते चले जाओगे। मैंने बताया था तुम बहुत पढ़ते हैं यार बच्चे। मेरी ये लड़की तो बात होती, यूनिवर्सिटी की लड़की हो, बाजीराम कर रही हो, भारत का सबसे बड़ा सेंटर हुई है, ठीक, कोचिंग कर रही सीबीएसई बोर्ड की। इतनी तो क्या बताऊँ, 98% है उसके, सोचो 98%। और आर्ट साइड की छात्रा, जब हम बात करेंगे उसको, मतलब सोचा कितना पढ़ते हैं यार लोग। घर ही नहीं गई, दिवाली नहीं मनाई। मैंने कितने घंटे पढ़ते हैं, ये कह रही 13 घंटे, 13 घंटे की स्टडीज की। यानी एक बार बैठ गए ना तो बीच में बस पता कहाँ जाते हैं, बस थोड़ा सा 10-5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। 13 घंटे लगातार बैठना, ये मजाक में खोल नहीं आए हो। उसमें हो जब लाइब्रेरी में बैठे वहाँ कुछ नहीं होता, सोशल मीडिया मोबाइल फोन कुछ नहीं होता, वहाँ 13 घंटे सिर्फ बुक्स पे बैठे। और किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर लो उसके साथ, किसी भी टॉपिक पर। अब फालतू एडवांस झक नहीं छेड़ सकती, तुम तो थोड़ा बहुत आस भी लो। ऐसी हो यूपीएससी वाली है, ये क्या यूपीएससी के ओरिजिनल छात्र, सिलेक्शन ही फिर उनका ये हो। इनकी दवाएं 2 2 3 3 5 5 9 9 10 10 20 रैंक। पता लग गया क्यों आओ, क्यों आओ। 13 घंटे स्टडीज की। मैंने कब से पढ़ रहे हो, 13 महीने से पढ़ते हो, 13 मंथ। मैंने कहा ओ कब से पढ़ोगे, क्योंकि 1 साल और पढ़ना, उसके बाद घर जाऊंगे। ये में जो हमारे ग्रुप में जुड़ते रहे ना बच्चे, बहुत सारे, हम बहुत बैठ कर पढ़ते रहे, जो हमारे दोस्तों पुराना ग्रुप उसमें आकर जुड़ते रहे, ऐड होते रहे। अभी नई मोड़ के बच्चे हो तो मैं गाइड करने का मौका मिला ना, मैं सोचा कि ऐसा भी हो, कोई हो। 98% सोच सकते हो। और आर्ट साइड की छात्रा, आर्ट साइड की पॉलिटिकल साइंस तक रहा, सुनो पॉलिटिकल साइंस तक रिविजन कर रही, भयंकर तरीके आला दर्जे की नॉलेज। जो नहीं यार पढ़ने वाले, इन्हें क्या है पढ़ने वाले, 98% पढ़ने वाले, मतलब पढ़ने वाले, मतलब हटना नहीं बुक्स पर, तो मतलब क्या खाते होंगे, कितना बुद्धि लेकर बैठते होंगे अपने से। यही तो मैं फर्स्ट रैंक करो, जो सेकंड रैंक कर, मैथ नहीं है उसके पास,
कितना बुरा है। लेकिन मैंने कहा मैथ नहीं है तो डर नहीं लगता। तो कह रही क्या मतलब, जब हम सीखेंगे तो क्या नहीं सीख सकते, जब हम सीखे तो क्या नहीं सीख सकते, ऐसा क्या इंसान जो इंसान नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ दुनिया में बना, ये तो इंसान नहीं बनाया कि हम नहीं सीख सकते, तो इस इंसान को ये बनाना चाहिए तो हम सीख सकते हैं, समझे। क्या गजब का यार, देख बात करके कॉन्फिडेंस अंदर तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ऐसे इंसानों के साथ, क्या गजब का सेंटीमेंट है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ, पढ़ने से आता है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ते हैं नहीं, आया समझ में। अब बात छोंकने में तो नंबर 1, चाहे राष्ट्र लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, ये ना भूगोल को फाड़ कर बाहर निकल जाएंगे। ये हिंदी मीडियम में छात्रों की कलाकारी हो, 4 अक्षर पढ़े नहीं, आया समझ में भी खपते नहीं इनके अंदर। जब तो 40 लोगों ने बताने का ना ये तब तक खपते नहीं इनके अंदर ये। लेकिन यही खास बात है, एक नोट्स को पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते, नए कंटेंट के पीछे कभी नहीं भागते, उसी मारेंगे, उसी रट्टा मारेंगे बस बैठ कर, टॉपिक को एनालाइज करते हैं, तो डिबेट करते हैं। उससे डिबेट क्यों करते हैं भाई, मेरे साथ क्यों डिबेट करना चाह रहे हो तुम, इंटरव्यू पर्पज़ के लिए। आप नॉलेजफुल आदमी हो, आपको तो 40 दिशाओं का ज्ञान है, ठीक। तो मेरा नाम रख रखा उन्होंने दादा, दादा से बोलते हैं जी सब पता हो, दादा बाबा से बोलते, बाबा किसे बोलते हैं, बाबा से बस सब पता हो, बाबा हमारे दोनों पूर्वज हो, उन्हें सब पता क्या होने वाला। अब उनके प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा ना, मूल अधिकार पढ़ाएंगे, मूल्य कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर, तो उसमें जब इंग्लिश में जब एक्सप्लेन कर रहे थे हम, तो एक्सप्लेन करते करते ठीक, तो मैंने उसको फंसा लिया, क्योंकि उसके प्रोफेसर, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें भी तो पढ़ता हूँ साथ साथ में, मैं पॉलिटिकल की वैसे थोड़ा है वैसे, जब तो मुझे कुछ किसी पूरी जानकारी आदत है मेरी है, अंदर अंदर ज्ञान खोज कर निकालने की, तो मैंने फंसा लिया उसे। मैंने कहा अभी तेरे अंदर, मैंने समझ लिया कि बचपना इसके अंदर अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि एक साल तो पास कराया मैंने, सेकेंड ईयर में सारा आई। ऐसे ऐसे मैं छात्र देखो पढ़ने वाले कितने के भयंकर छात्र पढ़ने वाले, कम से कम 20 से बंदे जुड़े हुए थे उस ग्रुप में, ठीक। फिर वहाँ सोच कर उसकी थिंक देख कर, सोच देख कर, उसका कॉन्फिडेंस देख कर सब बच्चा हैरान होगा। टोटल उस ग्रुप में जितने पढ़ रहे सब टोटल सारे मोटिवेट हुए कि कहाँ तो घुस गए सब। 98% में उन्होंने मार्कशीट दिखा, 98%, 98%, सेकेंड नंबर की टॉपर थी, रहने वाली यूपी की। सोच सकते हो क्या है यार, ऐसे बच्चा कहाँ तकता है, कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ के बच्चे, यहाँ को रील बनाने में फुर्सत नहीं आने बेचारे को, आया समझ में। अज्ञात व्यक्ति को मैसेज भेजने से फुर्सत नहीं आने, जाना ना पहचाना ना देखा जाना, ये फोटो एडिट करने पर टाइम भाग जाने का तो पूरा। कहाँ ये यार, जिला वासना के लायक भी नहीं आए। बात समझ में आई क्या, ठीक। कितना पढ़ते हैं, और देश के नंबर 1 कोचिंग में ले रखा है एडमिशन, नंबर 1 कोचिंग समझते हैं, नंबर 1 कोचिंग भारत का नंबर, फीस भी वहाँ 2.5 लाख रुपए है। इनका पक्का ये बड़े घर की पैदाइश होगी, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी तो बड़े घर की पैदाइश हो उनका ही, लेकिन जो एटीट्यूड हो उनके अंदर, अलग टाइप का एटीट्यूड हो उनके अंदर, समझ बात है, वो कभी नहीं बनना चाहिए। इंसान को हमेशा छोटा कभी सोचना ही चाहिए, हमेशा सोचो तो बड़ा ही सोचो। ये वाला डायग्राम बनाया तुमने, क्यों नहीं बनाया, बनाओ ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम। ये आईडी बना लें दोनों उद्देश्य के आधार पर, ये वाला डायग्राम बना लिया। अब इसके इस हेडिंग के अंदर लिखो, ध्यान से सुन लेना। ये प्रत्यायोजन विधान, ये विधायपालिका, ये प्रत्यायोजन विधान, ये विधायपालिका इसके माध्यम से अपना कार्य करवाती है। इस पर ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण, न्यायपालिका अपना कार्य करवाती है, इस पर डाल देती है। लिखो प्रत्यायोजन विधान, इसके अंदर लिखो प्रत्यायोजन विधान, प्रत्यायोजन विधान एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रत्यायोजन विधान, प्रत्यायोजन विधान एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रत्यायोजन विधान एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रत्यायोजन विधान एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से
प्रत्यायोजन विधायन एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से प्रत्यायोजन विधायन एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से लोक सेवाएं क्रमशः विधायपालिका एवं न्यायपालिका को सहयोग प्रदान करती हैं, करती नहीं? क्रमशः विधायपालिका एवं न्यायपालिका को सहयोग प्रदान करती है, विधायपालिका एवं न्यायपालिका को सहयोग प्रदान करती है। ठीक, इनको यद्यपि यद्यपि दोनों धारणा लोकतंत्र की विचारधारा को समर्पित है। यद्यपि दोनों धारणा लोकतंत्र की विचारधारा को समर्पित है। यद्यपि दोनों धारणा लोकतंत्र की विचारधारा को समर्पित है। चाहे लोकतंत्र हो चाहे लोक सेवाएं हो, दोनों किसे समर्पित है? लोक कल्याण की विचारधारा को। किसे? लोक कल्याण की विचारधारा, लोगों के कल्याण की बात करी जाती है दोनों विचारधाराओं में। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए, तो दोनों के मध्य अंतर्विरोध दिखाई देता है। लेकिन यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो दोनों के मध्य अंतर्विरोध दिखाई देता है। दोनों के मध्य अंतर्विरोध दिखाई देता है। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो दोनों के मध्य अंतर्विरोध दिखाई देता है। दोनों के मध्य अंतर्विरोध दिखाई देता है। अब इनके मध्य अंतर्विरोध क्यों? एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ लोक सेवाएं। अब जो लोकतंत्र उसमें तो उनका तो निर्वाचन हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में तो निर्वाचन हो, लेकिन जो लोक सेवक हो ना, इनका तो चयन हो, तो अंतर नहीं होगा। इनका जो चयन होगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसके माध्यम से चयन होगा, इनका थोड़ा ही पेपर हो। बताओ जो सिविल सेवक ये हमारे नेतागण लोग हो, इनका पेपर हो। लेकिन तुम जानकर हैरान होगी, जो वित्त मंत्री हो, हमारे वित्त मंत्री, उनके लिए कोई योग्यता नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति भी वित्त मंत्री बन सकता। बधाई हो तुम, 10वीं पास भी। ये भी तो कहता हूँ निर्मला सीतारमण की बेइज्जती क्यों करता हूँ? आज समझ, मैंने कहा इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं आता। समझ, उनका जो सचिव वो विधिक जानकार होना चाहिए। जो सचिव होगा वो वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री होना चाहिए। अगर बाबू भी बनना है, उसके डिपार्टमेंट में बाबू भी बनना है, एक छोटी कलर की पोस्ट पर जाना, तो फिर आप BA इकोनॉमिक्स या MA इकोनॉमिक्स होने चाहिए। जब जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उनके डिपार्टमेंट में जाकर। लेकिन आप इतने बड़े मंत्री के पद पर बैठे हुए, मंत्री के पद की कोई योग्यता ही नहीं है। यही तो समस्या। ग्रीस और यूनान 2 ऐसे देश है, अगर वहां तुम्हें चुनाव भी डालना ना, चुनाव में वोट भी डालना, तो 10वीं पास होना चाहिए पहला। समझे? समझ में आया बात? या चुनाव में वोट भी डालना ना, तो पहले 10th क्लास पास होना चाहिए। ऐसे देश भी हैं मौजूद पृथ्वी पर, वोट डालने की बात बता रहा हूँ तुम्हें। समझ में आया बात? या ठीक, तब वोट डाल सकते हैं, नहीं तो तुम्हारी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हमारे ऐसे देश में बस रहे कि हाँ ना, जो लोकतंत्र बड़ा नेता बनने के लिए, वित्त मंत्री में क्यों कहता हूँ, वित्त मंत्री को इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं आता सर। ऐसा इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं आता, तुम्हें उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, तुम और होगी, पता लग जाएगा। ठीक, तुम्हें उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मंत्रीगण में कहा कोई योग्यता ही नहीं है। समझ बात? ही वही कहीं लिखा हुआ, मंत्री बनने के लिए, लोकसभा मंत्री परिषद के अंदर मंत्री बनने के लिए ये योग्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। खाली योग्यता लिख रखी, शैक्षिक योग्यता थोड़ा लिख रखी कि 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 18वीं पास होना चाहिए, लिखी हुई है, कहीं भी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति मंत्री बनता दिखा दिया। इसलिए तो कठिनाई है सिस्टम में। कर देना चाहिए। संसद को अधिनियम पारित करना चाहिए, उसके द्वारा फिर कहना चाहिए कि इंसान अमुक नाम का वित्त मंत्री बनेगा, फिर नीतियाँ बनाएगा, अच्छी नीतियाँ, फिर बोलने में भाषण भी देगा। पढ़े लिखा जो सामने लिखा वो बोलते हैं, समझ में आया? उनसे ज़्यादा बोल दूंगा अभी, चाहे बराबर बैठा लो। समझ में आया बात? है चलो, क्या लिखा?
पता लगा ना अंतर्विरोध क्यों है इसमें, क्यों अंतर्विरोध क्यों दिखाई देता है, लिखो अंतर्विरोध दिखाई देता है, लोकतंत्र दिखाई देता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्वाचित होती हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्वाचित होती है जबकि लोक सेवाएं चयनित होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्वाचित होती हैं जबकि लोक सेवाएं चयनित होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्वाचित होती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्वाचित होती है जबकि लोक सेवाएं चयनित होती है। लोक सेवाएं चयनित होती है, लिख दिया ना। अब मुझे बताओ, एक तो लोकतांत्रिक संस्थाएं हो, जो राजनीति वाले लोग हो, लोकतांत्रिक संस्थाएं, एक तरफ हो लोक सेवाएं, ऐसा मानना जाओ जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हो ना, इनकी जो पृष्ठभूमि हो लोकतांत्रिक संस्थाओं की, ये ग्रामीण हो, ग्रामीण कैसी कैसी हो, ग्रामीण हो, और ये ना अशिक्षित माना जाना, अशिक्षित माना जाना। जो लोक संस्थाओं के अंदर, लोक संस्थाओं के अंदर जो चुन पाएंगे ना, लोक संस्थाओं का मतलब लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति चुन पाएंगे उन्हें अशिक्षित माना जा, इतने पढ़े लिखे नहीं होते हुए, अभी बताया उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले। उसके बाद ये भी माना जा ये अधिकांश ग्रामीण पृष्ठभूमि से चुन करते हैं, ऐसा माना जा जो लोक सेवाओं के अंदर व्यक्ति बैठे रहते हैं वे शिक्षित होते हैं। तुम लोक सेवाओं के अंदर जाओगे शिक्षित होगे, दूसरा तुम्हारा ओपीसी भी शहर में ही होगा, सभी शहरी प्रवृत्ति के तुम लोग होगे, तो अंतर तो हुआ नहीं, के अंदर अंतर है कि नहीं है। वैसे तो हम कह रहे हैं दूसरे के संपूरक, लेकिन अंतर भी तो दिखाई पड़ रहा, समझ यही बात है। ऐसा करके लिखोगे, लिखो दोनों, क्या लिखा तुम पहले ही बताओ, लिखो उसके बाद नई लाइन से, दोनों, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग है, अलग अलग है, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। जहां राजनीति का परिवेश अशिक्षित एवं ग्रामीणी है, जहां राजनीति का परिवेश अशिक्षित व ग्रामीणी है, जहां राजनीति का परिवेश अशिक्षित व ग्रामीणी है, लिख लिया, अशिक्षित व ग्रामीणी है, लिख लिया हो ना। उसके बाद लिखो लोक सेवक का परिवेश, लोक सेवक का परिवेश शिक्षित व शहरी है, लोक सेवक का परिवेश शिक्षित व शहरी है। यहां तक सुनो, जो राजनीति हो ना, उसके अंदर नैतिक प्रतिबद्धता हो, वे नैतिक रूप से कार्य करते हैं, मन मर्जी करो या ना करो, ऐसा होते नहीं, वैसे नैतिक नाम तो लिखा हुआ नैतिक होते हैं, नैतिक राजनीति के अंदर नैतिक प्रतिबद्धता होती है। और जो प्रशासन, जो लोक सेवाएं हो ना, लोक सेवाएं हो, प्रशासनिक सेवाएं हो, इनके अंदर विधिक प्रतिबद्धता हो, कार्य करना ही पड़ेगा, विधिक प्रतिबद्धता। दोबारा फिर समझ लो, जो राजनीति हो ना, यानी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हो उनके अंदर, या राजनीतिक संस्थाएं हो, जो राजनीति हो उनके अंदर तो नैतिक प्रतिबद्धताएं हो, और दूसरे नंबर पर जो लोक सेवाएं हो इनके अंदर कौन सी प्रतिबद्धताएं हो, विधिक प्रतिबद्धताएं, विधिक, विधि के आधार पर कार्य करना पड़ेगा। लिखो राजनीति को, राजनीति में नैतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, राजनीति में नैतिक प्रतिबद्धताएं होती हैं जबकि प्रशासन में विधिक प्रतिबद्धता होती है। राजनीति में नैतिक प्रतिबद्धता होती है जबकि प्रशासन में विधिक प्रतिबद्धता होती है। लिख लिया, जबकि प्रशासन में विधिक प्रतिबद्धता होती है, विधिक प्रतिबद्धता होती है। लिख जाना, लिखो लोकतांत्रिक संस्थाएं जनवादी होती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जनवादी होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं जनवादी होती है
जबकि लोक सेवाएं अभिजनवादी होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं जनवादी होती है, जबकि लोक सेवाएं अभिजनवादी होती है। जबकि लोक सेवाएं अभिजनवादी होती हैं। ठीक, अब तुम इसका कंक्लूजन क्या लिखोगे? देखो हमने यहाँ क्या क्या, हम दोनों में डिफरेंस ही बता के चले, दोनों में अंतर्विरोध भी बताया मैंने कि लोकतंत्र, एक तरफ तो लोकतंत्र, एक तरफ लोक सेवाएं, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो, विरोधाभासी भी हो, फिर भी संपूरक। लेकिन हम चाहते हैं संपूरक हो चाहे विरोधाभासी हो, एक डिग्री इनसे आगे होना चाहिए सहभागिता, दोनों के अंदर सहभागिता होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लिखो लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का विचार, लोकतंत्र नई लाइन से लिखना, लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का विचार, लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का विचार संपूरक एवं विरोधाभास से आगे बढ़कर, लोकतंत्र एवं लोक सेवाओं का विचार संपूरक एवं विरोधाभास से आगे बढ़कर, संपूरक एवं विरोधाभास से आगे बढ़कर संपूरक एवं विरोधाभास से आगे बढ़कर सहभागिता के रूप में दिखाई देना चाहिए। संपूरक एवं विरोधाभास से आगे बढ़कर सहभागिता के रूप में दिखाई देना चाहिए, सहभागिता के रूप में दिखाई देना चाहिए। ठीक, देखो लोकतंत्र के तो वैसे गुण भी हो दोष भी हो, लोक सेवाओं के गुण भी हो दोष भी हो, तो गुण भी सबके अंदर हो दोष भी सबके अंदर है। लेकिन हम यही चाहेंगे, पता क्या, कि जो गुण है ना वो तो सहेज कर रखना चाहिए और दोष को दूर कर देना चाहिए। ये ऐसा मेरा कंक्लूजन होगा। सुन लो, दो विचारधारा है हमारे पास, लोकतंत्र लोक सेवाएं, इन दोनों के अंदर गुण भी होंगे दोष भी होंगे। हम यही चाहेंगे कि गुण को सहेज कर रखा जाए और दोष को दूर कर दिया जाए, ऐसा हमारा कंक्लूजन होगा। लिख डालो, लिखो क्या लिखा, दोनों अवधारणाओं के अपने अपने गुण एवं दोष हैं, दोनों अवधारणाओं के अपने अपने गुण, दोनों अवधारणाओं के अपने अपने गुण एवं दोष हैं, दोनों अवधारणाओं के अपने अपने गुण एवं दोष हैं। ठीक है ना, क्या लिखा, अपने अपने गुण एवं दोष हैं। आवश्यकता इस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि गुण को सहेज कर रखा जाए, दोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि गुण को सहेज कर रखा जाए, आवश्यकता इस बात की है गुण को सहेज कर रखा जाए तथा दोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। गुण को सहेज कर रखा जाए तथा दोष को दूर करने का प्रयास किया जाए। दूर करने का प्रयास किया जाए, ठीक है ना, किया जाए, तभी तभी लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं, तभी लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं जनतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, जनतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तभी लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं जनतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। लोकतंत्र एवं लोक सेवाएं जनतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। लोक सेवाओं के बारे में कभी भी कुछ लिखने का मौका मिला, इतना कंटेंट सफिशेंट होगा। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना वो तुम्हें सोचना होगा, ये कलाकारी तुम्हें सीखनी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा तो मेरे पास ले आओ, मैं लिख के दूंगा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया बात है? जो पिछले सालों के पेपर में प्रश्न आए हुए ना, GS4 के भी क्वेश्चन चैप्टर से हो जाएंगे। GS4 भी घर जाओ, अपने पास बुक्स है मेंस की, उसके अंदर उठाओ, अंडरलाइन करके देखो, GS4 के भी क्वेश्चन का आंसर तुम इससे लिख लोगे। समझ में आया बात है? जब GS4 पढ़ लोगे, इस चैप्टर के GS4 पढ़ लोगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर इसमें गवर्नेंस में भी लिखने का मौका मिलेगा। ठीक, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका,
एक यूनिट है उस वाले चैप्टर में सबसे लास्ट वाले GS4 के अंदर। इतना बताओ समझ में आया नहीं है। कल गवर्नेंस के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, गवर्नेंस समाप्ति की ओर। अब हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ में आई बात है। जो इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है ना, उसमें आज या कल लास्ट दिन होगा, आज या कल लास्ट दिन होगा, इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन के बाद, ठीक।